नमस्कार, छुईबात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय और यूटीयू यानी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर पीपी ध्यानी जी। ध्यानी जी, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अ, सर, पहला सवाल तो मेरा ये है कि बहुत सारे जो अशासकीय कॉलेज है जो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से एफिलेटेड होना है, उनकी क्या स्थिति है अभी? क्या सब आपके यहाँ शामिल हो गए हैं या संबंधित हो गए? इस संदर्भ में मुझे आपको बताना है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने डिसीजन लिया है और उस डिसीजन से हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय को अवगत कराया है कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 से ये अपने को डीएफिलिएट कर लें और राज्य विश्वविद्यालय से जुड़ जाएं। तो शासन ने इसका संज्ञान लिया है और अभी 31 तारीख मार्च को एक बैठक हुई है प्रमुख सचिव के नेतृत्व में, और उसमें सभी जो अशासकीय वित्त पोषित महाविद्यालय हैं उन्होंने अपना कमिटमेंट दिया है, अपनी सहमति दी है कि वो राज्य विश्वविद्यालय से मान्यता के लिए तैयार हैं। और उसमें से कुछ उनकी शंकाएं थी, तो उसको भी शासन ने उन शंकाओं को एड्रेस किया है और बहुत जल्दी ये सारे जो महाविद्यालय हैं ये श्रीदेव सुमन से संबद्ध हो जाएंगे। उसके लिए हमने एक निर्णय किया है कि हम उनको वरीयता के आधार पे, उनको कोई दिक्कत नहीं हो, उनको अपने श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय में संबद्ध कर देंगे। जी, तो मतलब अब इस संबंध में जैसे कहा जा रहा था कि कुछ जैसे डीएवी और डीबीएस जैसे कॉलेज एप्लीकेशन नहीं चाहते हैं उससे, जो पहले की वो थी, अब ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हाँ, क्योंकि अब उन्होंने राज्य सरकार को अपनी सभी महाविद्यालय ने अपनी सहमति दे दी है, लेकिन कुछ ने अपनी कुछ शंकाएं उस दिन 31 तारीख मार्च की मीटिंग में अपनी शंकाएं जाहिर की थी, उसका राज्य सरकार ने निष्पादन कर दिया है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सभी श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय से संबद्धता ले लेंगे। चलिए, तो डॉक्टर साहब, एक ये जो कोरोना पीरियड पिछले एक साल में रहा है, तो इसमें विश्वविद्यालय के बहुत सारे कॉलेज और बच्चों को बड़ी दिक्कतें आई हैं एग्ज़ाम को लेकर। तो उनकी जो समस्याएं थी, कई कंटेनमेंट जोन में जो बच्चे रह गए थे एग्ज़ाम देने से, तो उनके लिए क्या इंतज़ाम किए विश्वविद्यालय ने? देखिए, ये जो कॉलेजों का खुलना, परीक्षाओं का संपादन कराना, कॉलेजों को खोलना, गाइडलाइंस जारी करना और गाइडलाइंस का पालन कराना, ये उच्च शिक्षा निदेशालय का कार्य है। कॉलेज उनकी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, कॉलेज खोलते हैं और बच्चे अध्ययन करते हैं। विश्वविद्यालय परीक्षाएं संचालित करता है और उसके लिए सुनिश्चित करता है कि जो कोविड गाइडलाइंस हैं और जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार के दिशा निर्देश हैं, उसके अनुसार परीक्षाएं संपादित हम लोग करवाते हैं। और आगे भी जो भी गाइडलाइंस आएंगी उसका हम पूर्णतः पालन करेंगे। नहीं, जिन बच्चों की परीक्षाएं छूटी थी, क्या उनके परीक्षाएं हो गई हैं कंटेनमेंट? बिल्कुल, मैं श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय की बात करूं तो उसको हमने छात्र हित में, क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी कि किसी भी हालत से छात्रों का नुकसान न हो, इसलिए हमने निर्णय ले लिया अपना विश्वविद्यालय का कि उनकी परीक्षाएँ कराएंगे। और ये परीक्षाओं का कार्यक्रम भी हमने जारी कर दिया है और 19 अप्रैल 2021 से 15 मई 2021 तक उनकी परीक्षाएं संपादित की जाएंगी ताकि छात्रों को कोई नुकसान न हो। जी, ये कोई अनुमानित है कि कितने छात्र प्रभावित हुए होंगे इससे? इससे लगभग बहुत ज़्यादा छात्र नहीं हैं, लेकिन लगभग ये 3-4 हज़ार बच्चे हैं पूरे हमारे गढ़वाल मंडल में, तो उनकी परीक्षाएं संपादित करनी है। हाँ, जो कोविड कंटेनमेंट जोन और कोविड, हाँ, जो उस समय छूट गए थे या उनके एक आध पेपर छूट गए थे, कईयों के पूरे पेपर छूट गए थे, लेकिन उन बच्चों के लिए हमने परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। जी, अच्छा सर, एक और ये सवाल था कि कुछ बच्चों ने फिर जिनके एग्ज़ाम बाद में आए, तो उनका ये तो नहीं कि गैप ईयर हो जाएगा या उनको फर्दर आगे के उसमें प्रॉब्लम आएगी? नहीं, वो बच्चों को कोई नुकसान नहीं होगा। मतलब उनके ईयर का कोई नुकसान नहीं होगा। बच्चों को अपने शैक्षणिक सत्र का जो पूरा लाभ है वो पूरा लाभ मिलेगा, बच्चों को कोई नुकसान नहीं होगा। जी,
डॉक्टर साहब, एक और ये मुद्दा है कि अब जो कोरोना एक बार फिर बढ़ने लगा है, तो कोरोना के लिए आपको क्या मतलब क्या एहतियातन कुछ सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन मिली है कि फिजिकल प्रेजेंस को लेकर? हाँ, सरकार से तो बार बार कोविड 19 के लिए जो गाइडलाइंस फॉलो करनी है, जी। इसकी रोकथाम के लिए वो लगातार मिलती रहती हैं, और इस पे वार्तालाप भी होता रहता है और बार बार बैठकें भी होती हैं। जी। उसमें उच्च शिक्षा निदेशालय, हमारे प्रधानाचार्य और राज्य सरकार ये हमेशा कार्यवाही करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि कोविड गाइडलाइंस का अक्षरशः पूर्णतः पालन अपने महाविद्यालयों में करना है, और उसके लिए अवेयरनेस कैंप और इस तरीके की भी कई कार्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न जो राज्य के महाविद्यालय हैं उनमें कराए जाते हैं। सर, एक जो कैंपस, श्रीदेव सुमन के जो कैंपस हैं और रैंकिंग का जो मामला है, तो उसके लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं सर? कुछ कैंपस और बनेंगे क्या? हाँ, इस संदर्भ में आपको बताऊं कि देखिए, राज्य सरकार ने 3 साल पहले गोपेश्वर को श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय का परिसर घोषित किया था, जी। और लगभग 1-1.5 साल पहले ऋषिकेश परिसर को घोषित किया था। लेकिन यहाँ पर ये हुआ है कि जो वहाँ फैकल्टीज़ हैं, जो वहाँ शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी हैं, उनका मर्जर विश्वविद्यालय में नहीं हुआ था। जी। तो इसलिए विश्वविद्यालय के पूर्ण नियंत्रण में ये दोनों परिसर नहीं आए। इसको जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमने बहुत इसमें विचार विमर्श किया, शासन से पत्राचार किया, और अब शासन ने ऋषिकेश की भूमि, भवन सब विश्वविद्यालय को स्थानांतरित कर दी है, और अभी एक बैठक हो भी चुकी है, अगली बैठक होनी है, जिसमें कि वहाँ के ऋषिकेश के जो शैक्षिक और शिक्षणेतर कर्मचारी हैं उनका मर्जर हो जाए, और बहुत जल्दी ये हो जाएगा। जैसे ये मर्जर हो जाएगा तो हमारे दोनों परिसर जो हैं वो 12B UGC के अंतर्गत आच्छादित हैं और नेक से भी आच्छादित हैं। तो जैसे ये हो जाएगा, विश्वविद्यालय में ये आ जाएंगे, मर्जर हो जाएगा, तो फिर हम जो हमारा रैंकिंग का स्टेप है उसके लिए आगे बढ़ जाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि मर्जर होने के तुरंत बाद हम अपनी रैंकिंग में सुधार करने का पूरा प्रयास करेंगे। गोपेश्वर कैंपस भी, उस पर भी कुछ प्रोग्रेस हुई? हाँ, उसमें भी प्रोग्रेस है, शासन भी उसमें लगातार पत्राचार कर रहा है, और उस पर भी बहुत जल्दी निर्णय हो जाएगा। पीसी साहब, एक सवाल आपका UTU से लेकर है कि उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में अब BEd और लॉ कॉलेजेस को एप्लीकेशन दिए जाना है, तो कुछ लॉ कॉलेज और आपके UTU से संबंधित एप्लीकेशन नहीं ले पा रहे हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण जो मेरे संज्ञान में आया है, क्योंकि अभी मुझे 1 माह हुआ है उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में, तो उसमें ये है कि उसके लिए नियमानुसार फ़ी जो है फिक्स है। तो इन लॉ कॉलेजेस में ये हुआ है कि इन्होंने एप्लीकेशन के लिए तो अप्लाई कर दिया है, लेकिन फ़ीस को नहीं भेजा है। तो विश्वविद्यालय ने उन सबको अवगत करा दिया है, और पोर्टल भी खोल दिया था कि भाई हम 31 तारीख तक आप फीस जमा कर दें, 31 मार्च तक, और उसके बाद हम पोर्टल को खोल देंगे और आपका एप्लीकेशन स्टार्ट कर देंगे। जी। तो अभी उसका हुआ है, 3-4 दिन हुए हैं, अभी ये देख लेंगे, और उसके बाद जिन्होंने फीस विश्वविद्यालय में जमा कर दिया है उनकी संबंधता की कार्यवाही आगे की जाएगी। लेकिन जिन्होंने फीस जमा नहीं की है उनकी संबंधता के कार्य जो प्रोसेस होगा उसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता नियमानुसार, क्योंकि फीस का होना अति आवश्यक है। जी। मतलब जो UTU है, तो इसके विस्तार और उस पर भी कुछ है क्या कि नए कोर्सेज और नए संस्थान कहीं से और जुड़ेंगे क्या? कुछ आवेदन आए? देखिए, संस्थानों को जोड़ने का जो कार्यक्रम है, नए संस्थान बनाने का, ये तो राज्य सरकार तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत आता है, तो उनके द्वारा नए संस्थान स्थापित होते हैं। हमारे यहाँ तो जो नए संस्थान खुलेंगे उनको मान्यता के लिए आना पड़ता है। तो जैसे हमारे पास नए संस्थान कोई भी बनता है, और वो हमारे यहाँ हमारी प्रक्रिया जो है, जो कि निर्धारित प्रक्रिया है, पूरी सूचनाएं उपलब्ध हैं, उसके अनुसार जो यहाँ अप्लाई करेंगे विश्वविद्यालय में, तो विश्वविद्यालय उनकी संबंधता के लिए आगे बढ़ता है। उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत ही संबंधता प्रदान की जाती है। जी। अब
आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर पीपी ध्यानी, वाइस चांसलर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय और यूटीयू। अब अगले सप्ताह किसी अन्य हस्ती के साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।